नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पीयूष सिंह आपका केमिस्ट्री टीचर लेकर के आया हूँ आपके लिए टारगेटेड बैच, जहां हम हिट करेंगे जेईटी, सीयूईटी, आईसीएआर और बीएचयू जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर, है ना। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए टॉप कंसेप्चुअल क्लास प्लस प्रैक्टिस सेशन। आज हम बात करेंगे हमारे जो भी एग्जाम के अंदर आने वाले मेन जो कंसेप्ट्स हैं, जिस पर आधारित प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी कंसेप्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। महत्वपूर्ण सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस वर्ष 10वीं में बहुत ही अच्छे अंक ला करके अपनी 10वीं क्लास के अंदर अच्छा नाम किया है, उन बच्चों के लिए क्या है, हम एक लेकर के आए हैं अपेक्स एग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्या है इस प्रोग्राम के तहत यहां हम देने वाले हैं जिन विद्यार्थियों ने 10वीं में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें हम देने वाले हैं 90% तक की छात्रवृत्ति। जिन विद्यार्थियों ने 90 से 95 यानी 90 to 95 के बीच में स्कोर किया है, उन्हें मिलेगी 50% तक की स्कॉलरशिप। जिन विद्यार्थियों ने 85 to 90 के बीच में स्कोर किया है, उन्हें मिलेगा 25% तक का डिस्काउंट। और जिन बच्चों ने 80 से 85 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें हम देंगे 15% तक की छात्रवृत्ति। तो जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं पास हो करके हमारे कृषि संकाय के अंदर अपना भविष्य अगर उज्जवल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपेक्स एग्री क्लासेस के साथ में, जहां हम आपको ना केवल 11th और 12th की तैयारी कराएंगे, साथ में आपका लेकर के चलेंगे फाउंडेशन बैच। यानी ये फाउंडेशन बैच जो है वो आपके डायरेक्ट हिट करेगा आपके 12th के बाद होने वाली जो भी आपकी जो कॉलेज एंट्रेंस परीक्षाएं हैं उनको लेकर के, जहां हम बात करते हैं हमारी बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं, हिंदी व इंग्लिश मीडियम साथ साथ में। और हमारी सभी क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिजिटल बोर्ड प्लेटफॉर्म, जहां पर हम बच्चों को ना केवल पढ़ाएंगे जबकि हम अपने सब्जेक्ट से उन बच्चों को रूबरू करवाएंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जहां बच्चा ना केवल सीखता है जबकि वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पहचान सकता है और देख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही एक प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी जिन्होंने इस वर्ष 12वीं कक्षा प्राप्त की है, उनके लिए हम लेकर के आए हैं क्या एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी लॉन्ग ईयर बैच, टारगेटेड बैच ये होगा, जहां हम बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने 90 से अधिक स्कोर किया है उन्हें हम 90%, 90 से 95 के मध्य होगा उन्हें हम 50%, और जिन विद्यार्थियों ने 12वीं में 85 to 90 के बीच में स्कोर किया है उन्हें हम देंगे 25%, और जिन विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं 12वीं में उन्हें हम देंगे 15% तक की छात्रवृत्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में। क्या हमारी केमिस्ट्री डेली लाइफ से रिलेट करती है या नहीं? क्या कहता है ये थॉट, देखिए, लाइफ इज अ केमिस्ट्री, डाइल्यूट योर सॉरोज, evaporates your worries, filter your mistakes and boil your ego, you will get the crystal of happiness। बहुत ही कम शब्दों के अंदर इसने जीवन के एक छोटे सारांश को व्यक्त कर दिया है। क्या कहती है ये लाइन? ये कह रही है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ इन वस्तुओं का, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हमारा जो जीवन है वो किस तरह एक यू गेट अ क्रिस्टल ऑफ हैप्पीनेस, यानी हम अपने जीवन को क्या कर देंगे, एकदम खुशनुमा कर देंगे। उसके लिए हमको इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे हमारा जीवन क्या होगा, और भी सफल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आज आपसे टॉप कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस के बारे में। यानी हम पहले बात करेंगे आपसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि सर इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर जो बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम क्या करेंगे, आसानी से हल कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है, दी गई संरचना में, यानी इस संरचना में कौन सा कार्बन सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है ना। इंग्लिश में हम कहें तो विच कार्बन आइटम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द स्ट्रक्चर, यानी आपको इस संरचना में पता लगाना है कि विद्युत ऋणता किस कार्बन की सर्वाधिक है ना। तो हम सर पता कैसे लगाएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये प्रश्न किस पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किस पे, विद्युत ऋणता के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता जिसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहा जाता है इसे इंग्लिश में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आपको इस टर्म का, इस
शब्द का अर्थ पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी कोई कंपाउंड यानी यौगिक अगर बंध बनाता है तो उनके मध्य दोनों तत्व के बीच में, दोनों तत्व के पास में किसके पास सर्वाधिक प्रवृत्ति होती है, क्या अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझाता हूं कि इसके आधार पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर सकते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। तो जैसे हम लोग कहें, इसको अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं तो हम कह सकते हैं क्या कि जैसे जैसे बंधों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी हमारे बंध क्या होंगे, बढ़ेंगे। यानी जैसे जैसे क्या होगी, बंधों की संख्या में वृद्धि होगी, वैसे वैसे हमारी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में भी क्या होगी सर, वृद्धि होगी। इंग्लिश में भी बता देते हैं आपको क्या कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स, आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न में सिर्फ बंधों की संख्याओं पर ध्यान रखना है, क्या कि जैसे जैसे आपके बंध जो होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे यानी बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी EN की मान में भी क्या होगी, वैल्यू में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कोई भी प्रश्न देखिए तो आप देखिए कि सर्वाधिक आपको बंधों की संख्या किस में दिख रही है, उसकी जो विद्युत ऋणता का मान होगा वो हमारा क्या होगा, उसका सर्वाधिक होगा। सर कैसे, बताइए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो आप लोग देख सकते हैं क्या है ना, देखिए जैसे मैंने कहा अगर कोई भी कार्बन कार्बन सिंगल बंध से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसके अंदर आपको विद्युत ऋणता जो देखने को मिलेगी वो 2.50 यानी 2.50 देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, द्विबंध से जुड़े हैं, तो इसकी विद्युत ऋणता का जो मान है वो होगा हमारा कितना, 2.75। और अगर मैं कहूं कि हमारे जो कार्बन है वो अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये जो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होगा वो कितना होगा, 3.25। यानी हमने एक चीज इसमें क्या नोट की कि सर जैसे जैसे बंधों की संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे सर हमारे जो EN यानी जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के मान में भी क्या हो रही है सर, वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना ये वृद्धि है, ये एरो घटा, ये बढ़ाने का है ना, यहां जाने पर क्या होगी, आपकी EN की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। ये तो हो गया सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से कि हमारे पास सर समय कम है, कम समय में हम किस तरह से हमारे क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो मेन रीजन है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है संकरण। ध्यान रखिएगा जो बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षा के अलावा भी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जैसे बंधों की संख्या में वृद्धि होती है तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, संकरण जो होता है वो क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसे संकरण के मान के अंदर हम बोले हाइब्रिडाइजेशन में अगर S% कैरेक्टर्स जिसके पास अधिक होगा, ध्यान रखना उसकी विद्युत ऋणता का मान भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आपके लिए लेकर के आएंगे लाइव लेक्चर्स हमारे टॉपिक्स के ऊपर। तो इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि हमने आज कॉन्सेप्ट से सीखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे इसका मतलब हमारी विद्युत ऋणता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या हम उस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए अब इसका आंसर आपको देना है, इसे आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट हमने आपको बता दिया, तो जिन बच्चों को उस कंसेप्ट के आधार पर इसका प्रश्न का उत्तर मिला है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि सर बिल्कुल हमें समझ में आया है और इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन नंबर 3, इसमें हमने देखा सर ये दोनों कार्बन जो है वो एकल बंध से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर आप कार्बन नंबर 1 सर देखिए तो वो ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध से जुड़ा है। इसका मतलब इस संरचना में इसमें सर्वाधिक बंधों की संख्या है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर नंबर 1 कार्बन जो है उसकी विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो कौन सा है वो हमारे पास में, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए कैसा लगा आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट, और अगर क्लास आपको कॉन्सेप्चुअल लगे और आपको अगर इनके क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो और अगर आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और साथ में हमारी क्या करिए, इस क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस क्लास की बहुत ज़रूरत है या जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने आ रहा है 2। यह प्रश्न क्या कहता है कि निम्न संरचना में ओलेफिनिक बंधों की संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स
नंबर ऑफ ऑलिफिनिक बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड्स, है ना। अब आपको एक संरचना दे रखी है, अब क्या करना है आपको, बंध के आधार पर, कौन सा बंध पूछा है, ऑलिफिनिक बंध पूछा है, उस बंध के आधार पर आपको क्या करनी है, उनकी संख्या गिन करके बतानी है। तो सर बताइए कि इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि दो तरह के बंधों की संख्या आपसे सामान्यतः पूछेगा, है ना सर। वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, या तो वो हो सकते हैं कौन से, ऑलिफिनिक बॉन्ड, क्या हो सकते हैं, ऑलिफिनिक बॉन्ड, या उसे हम बोल सकते हैं क्या, ऑलिफिनिक बंध, है ना। ऑलिफिनिक बंध सर क्या होता है थोड़ा समझाइए। तो ध्यान रखना अगर कार्बन कार्बन में अगर आपको क्या मिले, डबल बंध मिले, डबल बॉन्ड मिले, तो ध्यान रखना ऐसे बंधों को हम क्या बोलते हैं, ऑलिफिनिक बॉन्ड बोला जाता है। और इसे अगर हम कहें, अगर हमें क्या मिले, कार्बन व कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड से वो अगर जुड़ा हो, तो ऐसे बंधों को हम बोलते हैं क्या, एसिटिनिलिक बॉन्ड, है ना, एसिटिनिलिक बॉन्ड या बंध। आई बात समझ में। आपसे क्या है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इन दो प्रश्नों में से, यानी इन दो बंधों की संख्या के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑलिफिनिक बॉन्ड अगर आपसे पूछे, बंध पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गिन लेंगे। और अगर हमसे क्या पूछे, एसिटिलिक बॉन्ड की संख्या पूछे, तो हम देखेंगे सीधा फोकस करेंगे किस पर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो देखिए इसके आधार पर हम देखते हैं क्या कि सर उसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न आपके सामने ये है, तो अब आप मुझे गिन करके बताइए। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ऑलिफिनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं या एसिटिलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो गिन करके बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो अब इस बात करते इस प्रश्न पे, तो हमने देखा कि इस संरचना में ये जो बॉन्ड हैं, इसमें देखो आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है, और ये जो बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध मिल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सर इस संरचना में जो ऑलिफिनिक बंधों की संख्या है वो कुल कितनी है, 2 है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बॉन्ड के नाम और उनके नंबर के आधार पर भी हम प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न आपके सामने है, निम्न संरचना में एसिटिनिलिक बंधों की संख्या है। एसिटिनिलिक बॉन्ड्स के बारे में आपको बताना है, तो फटाफट गिनिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हमारे पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा था कि सर एसिटिनिलिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं, कौन से, ट्रिपल। तो देखिए गिनते हैं, ये कार्बन स्ट्रक्चर में मुझे क्या दिख रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना। सर मुझे पीछे से मुझे आवाज आई, सर मुझे भी एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा हाथ थोड़ा सा संभल कर उठाइए, क्या कि ये ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है ना। तो ध्यान रखना ये एसिटिनिलिक बॉन्ड के अंदर काउंट नहीं होगा। होगा कौन सा हमारा, सिर्फ ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लिंक्ड है ना। तो हमारे जो बंधों की जो संख्या होगी वो होगी आपकी क्या, 1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आप सभी का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि पैराफिन का सामान्य सूत्र है, क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पैराफिन। जनरल फॉर्मूला का मतलब है कि अब कुछ प्रश्न क्या आएंगे, हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बेस्ड है जनरल फॉर्मूला पर। सर जनरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो ध्यान रखना चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, चाहे वो आपके CUET का हो, चाहे वो आपके BHU का हो, कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या इनके अलावा जहां केमिस्ट्री पूछी जाती है वहां इस टॉपिक के बेस्ड पर यानी इसके आधार पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के यानी अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलेंगे, प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम उसको एक अलग से स्लाइड के ऊपर लिख लेते हैं, अलग से पेज पे लिख लेते हैं और हमारे नोट के अंदर नोट्स में ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोग उस प्रश्न को उस सूत्रों के आधार पर हमारे जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे हम क्या कर सके, हल कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या हेडिंग लगाएंगे सर हम, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला मींस सूत्र, है ना, सूत्र। अब सूत्र सर, सूत्र से एक वर्ड याद आ रहा है हमें क्या कि सर सूत्र आप बोल रहे हो वो तो रटने वाली बात हो गई, है ना। और सर सूत्र याद होते ही कहाँ हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम ही एक ऐसी जगह है जहां हमें हमारे किए हुए सारे पाप और पुण्य नजर आते हैं।
पाप कौन से कि सर ने पढ़ाया था, लेकिन उस टाइम अगर हमने नोट्स में अगर वो ऐड कर लिया होता तो ये हमारा प्रश्न क्या हो जाता, सही होता। तो वो पाप हमें याद आ गया। और पुण्य भी हमको सारे याद आते हैं कि हाँ हमने कौन से पुण्य किए, लेकिन एग्जाम हॉल में सिर्फ एक ही चीज याद नहीं आती और वो होती है आपके क्या, फॉर्मूले या सूत्र। तो ये फॉर्मूले जरूर है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, एक टिप्स के हेल्प से, एक पर्टिकुलर स्टेप्स की हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे, याद करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन यानी सारे फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो देखिए क्या हमारा जो पहला फॉर्मूला है ना, हम चलेंगे क्रम वाइज, लेकिन हम याद करेंगे पहले एक फॉर्मूला सबसे बेसिक, जो कि होता है कौन सा, एल्कीन का। कौन सा होता है, एल्कीन। हमारा जो फॉर्मूला है वो किसका है, एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों CnH2n। आपको बस ये एक सूत्र याद करना है, इसके बेसिस पर मैं आपको सारे सूत्र जो है वो क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, है ना। तो आपको कुछ इस तरह से याद रखना है कि जो पहली अंगुली हमारी है, ये फर्स्ट फिंगर है ना, ये फर्स्ट फिंगर, ये हमारी एल्केन है, ये हमारी एल्कीन है, और ये हमारी क्या है, एल्काइन है। दिख रही है क्या सभी बच्चों को, ये तीन उंगलियां कैसे याद करेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमको सिर्फ इस बीच वाली का क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका सूत्र हम लोग याद करेंगे क्या, CnH2n। बस क्या है, CnH2n। फटाफट मेरे साथ बोलिए क्या फॉर्मूला है एल्कीन का, CnH2n। अब मुझे बताइए ये जो ऊपर वाली अंगुली है वो इससे ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या रखा था हमने, एल्केन। तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला हमने याद किया, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, तो +2 जोड़ देंगे, और अगर नीचे वाली का यानी एल्काइन का अगर फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, -2 कर देंगे, है ना। तो देखिए लिखते हैं क्या, एल्केन का फॉर्मूला, किसका, एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, हमने क्या कहा, ये इसके ऊपर आता है, यानी बोले तो CnH2n +2। यही फॉर्मूला था, सिर्फ +2 जोड़ दिया। और अभी सर आपने बताया कि अगर सर हम नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, CnH2n -2। अगर हमने ये लिखा तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, दैट इज योर अल्काइन। क्या होता है हमारा, एल्काइन का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, CnH2n -2, है ना। अब फोर्थ फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे किससे, एल्केन से। किससे बनाएंगे, एल्केन से। एल्केन से कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सा हमको क्या करना है, एक सिंपल से अभिक्रिया याद करनी है क्या, कि सर अगर हम एल्केन, क्या, एल्केन +O कर दें, तो ध्यान रखना सर एल्केन और O का मतलब क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र हमने जस्ट अभी पढ़ा कि होता है CnH2n +2, और अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो जो ये सामान्य सूत्र बनेगा वो आप याद रखिएगा, किसका बनेगा, अल्कोहल का बनेगा। किसका बनेगा, अल्कोहल। सर अल्कोहल क्या होता है, ये अल्कोहल वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ये अल्कोहल वो है जो एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप, है ना, अल्कोहल का, या आपका ये होगा किसका, ईथर का, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि ईथर या अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, तो हम क्या कहेंगे सर, एल्केन +O। अब हम बात करते हैं किसके आधार पर, एल्कीन के आधार पर, है ना। एल्कीन के हम लोग क्या कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको इजीली विजिबल हो और आप लोग उसको सही से नोट कर सकें और उसको पहचान सकें। तो हम लोग क्या करेंगे सर, जैसे आपने एल्केन के लिए एक इक्वेशन बनाई, वैसे ही हम किसके लिए बना देंगे, एल्कीन +O। तो ध्यान रखना एल्कीन +O, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और अगर हम O लगा देते हैं तो ध्यान रखना जो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका किसके, कार्बोनिल ग्रुप का। किसका बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप। क्या होते हैं सर कार्बोनिल ग्रुप, तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। इसका अगर आपसे कोई सामान्य सूत्र पूछे तो हम क्या कहेंगे सर, एल्कीन का फॉर्मूला +1O, तो वो क्या देगा हमें, एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे छठे फॉर्मूले के बारे में। तो छठा फॉर्मूला हमारा फिर से एल्कीन से बनेगा, इसलिए हम इसको भी पेन रेड से ही लिख रहे हैं, क्या कि अगर एल्कीन में अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 जोड़ दिए जाएं तो एल्कीन का सामान्य सूत्र वही CnH2n और O2। क्या है, CnH2nO2। अगर ये हमने एल्कीन में अगर O2 जोड़ दिया तो इस बार जो हमारा ये सूत्र बनेगा वो बनेगा आपका किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका,
कार्बोक्सिलिक एसिड। सर क्या है, एक एसिड ग्रुप है जो कि क्या होता है, सबसे स्ट्रांग होता है ना। और किसका बनेगा सर, तो ये बन जाएगा आपका किसका, एस्टर का। किसका बनेगा, एस्टर का। इंग्लिश में, हिंदी में भी इसे ऐसे ही लिखा जाता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। तो सर आपने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। तो मैंने आपको टिप्स के फॉर्म में याद कराया कि आपका ये एल्कीन होता है, ये आपका एल्काइन होता है, ये एल्केन होता है, ये आपका एल्कीन होता है और ये अल्काइन होता है। हमको सिर्फ इस बीच वाले का, एल्कीन का याद करना है, क्या, CnH2n, है ना। एल्केन के लिए जाएंगे तो +2, एल्काइन के लिए जाएंगे तो -2 और एल्केन अल्कोहल तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एल्केन प्लस हो तो हमको देगा क्या, अल्कोहल का और ईथर का फॉर्मूला, है ना। और हमने बात की सर एल्कीन से भी दो बना सकते हैं, क्या, एल्कीन प्लस ए को जोड़ दे तो हमारा बन जाएगा कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप। देखो बोल रहा है कार्बोनिल, है ना, ईल यानी बोले तो एल्कीन प्लस ओ यानी बोले तो एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर हम बात करेंगे एल्कीन में ही अगर हम ओ की जगह क्या जोड़ दें, O2, तो हमारा वो सूत्र बनेगा, वो किसका बनेगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर का। आई होप आपको ये चीज, ये फॉर्मूलेज जो हैं वो क्या हो चुके होंगे, याद हो चुके होंगे। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, है ना, क्या कि इसके अंदर इस पर आधारित प्रश्न सीधा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इस पर आधारित प्रश्न आप बताइए। आई बात समझ में। तो चलिए हम एक काम करिए, आप इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लीजिए, लिख लीजिए या इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने इसे नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं सर, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं, सेव करते हैं, देखते ही नहीं हैं, है ना। देखेंगे तो सर याद हो जाएगा और वो हमें क्या होता है, करना नहीं होता है ना। चलिए अब हमारा जो पांचवा प्रश्न से पहले हमारा जो प्रश्न था वो तो रह गया। हमसे पूछा है क्या, पैराफिन का सामान्य सूत्र। पैराफिन, सर आपने पैराफिन तो बताया ही नहीं, बताया कुछ आया कुछ, यही तो होता है कि सर जो पढ़ाते हैं वो आता नहीं है और जो हम पढ़ते हैं वो आ जाता है ना। तो वो बात नहीं है, सिर्फ उसने इस प्रश्न को घुमाने की कोशिश की है। क्या, उसने आपसे पूछा है पैराफिन के बारे में। किसके बारे में पूछा है, पैराफिन। तो ध्यान रखिएगा, पैराफिन और कुछ नहीं है। क्या है, पैराफिन कुछ नहीं है, एल्केन को ही क्या बोला जाता है, पैराफिन कहा जाता है। किसे, दैट इज योर एल्केन। क्या बात है सर, नई बात पता चली आज, है ना। और क्या एक और वर्ड होता है क्या सर, कुछ और बिल्कुल होता है। तो क्या होता है वो देख लीजिए, है ना। क्या होता है, एक वर्ड होता है हमारा ओलिफिन। क्या होता है, ओलिफिन। सर ओलिफिन्स को किस नाम से पूछ सकता है, तो ओलिफिन्स को ध्यान रखना, हम लोग एल्कीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन। इसे भी नोट करके लिख लीजिएगा, प्रश्न को घुमाने का एक सिर्फ तरीका है और कुछ नहीं है। पूछा है उसने पैराफिन का सामान्य सूत्र, तो पैराफिन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका क्या, एल्केन। और एल्केन क्या होता है, CnH2n+2। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब आपके सामने आता है हमारा नया प्रश्न। क्या है, कौन सा सामान्य सूत्र एल्केनॉल सजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करता है। यानी ये भी प्रश्न में आपसे एक सूत्र पूछने का, फॉर्मूला पूछने का ही तरीका है। क्या है वो तरीका, तो देखिए, द जनरल फॉर्मूला ऑफ the general molecular formula which represents the homologous series of alkanols, है ना। यानी अब सर इसमें हमको तो कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई क्रियात्मक ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा है, तो ध्यान रखना, होता सब है लेकिन सब क्या रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, है ना। होता सबके पास है लेकिन सब छुपा के रखते हैं। क्या सर, कि इसने बोला है ऑल, और हमको पता है ऑल जो है वो क्या है, एक प्रीफिक्स है। क्या है, एक प्रीफिक्स है ना। प्रीफिक्स बोले तो क्या, कि हमको पता है, हमने यूपीएससी में पढ़ा है कि सर कुछ सफिक्स और कुछ प्रीफिक्स होते हैं, यानी अनुलग्न और पूर्व लग्न, जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो ऑल है ये हमेशा किसके लिए लगता है, ये जो आता है आपके लिए, ये आता है आपके अल्कोहल ग्रुप के लिए। किसके लिए, अल्कोहल। अरे देखो, ये देखो, है ना, ये छुपा हुआ यहां पर दिख रहा है आपको, क्या, ऑल। तो ध्यान रखना, ऑल जो है वो किससे रिलेटेड है, अल्कोहल। और अल्कोहल का हमने पढ़ा था क्या, कि ये होता है हमारा क्या, एल्केन प्लस ओ। देखिए, तो एल्केन और ओ कहां दिख रहा है हमको, सर एल्केन प्लस ओ। तो ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आई होप आप सभी को यहां तक टॉपिक जो है वो एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका सही उत्तर जो है हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब नया प्रश्न आपके सामने है क्या, कि निम्न में से किस सजातीय का सामान्य सूत्र नहीं है, which of the following homologous series has incorrect general formula, है ना। इनकरेक्ट जनरल फॉर्मूला पूछा है, तो ध्यान रखना, आपको इस पर ध्यान रखना है,
क्योंकि सर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, हमें क्या करना है, जल्दी बाहर आना है ना। तो ध्यान रखना, एग्जाम से जल्दी बाहर नहीं आना है, सही करके बाहर आना है। तो सही कब करेंगे, जब हम प्रश्न को क्या करेंगे, सही से पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि सामान्य सूत्र नहीं है, और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि निम्न में से सजातीय सूत्र है, और पहला ही ऑप्शन देखो आपको फंसा करके गिराने वाला होता है क्या, कि बच्चा देखेगा और टिक करके आगे बढ़ जाएगा, और हम भी क्या करेंगे, उसके मार्क्स काट लेंगे। तो कैसे, उसने पहला ही फॉर्मूला लिखा है एल्काइन, और एल्काइन का सामान्य सूत्र देखो यही होता है। तो ये सिर्फ आपको एक कंफ्यूज करने का तरीका है। तो प्रश्न सही से पढ़ेंगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज हैज इनकरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा सामान्य सूत्र नहीं है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा मिसमैच है। तो हम देखेंगे क्या, एल्काइन, सर एल्काइन मतलब एल्कीन -2, बिल्कुल सही है ये सूत्र। दूसरा कौन सा है, एल्केनॉल, एल्कोहल। अब बताइए बच्चे, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था क्या था एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्केन प्लस ओ, है ना। तो देखिए ये रहा आपका एल्केन और ओ। थर्ड में क्या लिखा है, एल्केनेल, सर एल्केनेल क्या होता है, एल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमने क्या पढ़ा था, एल्कीन प्लस ओ। तो देखते हैं क्या हमको यहाँ एल्कीन दिख रहा है, नहीं सर एल्कीन दिख रहा है तो कुछ और ही दिख रहा है, तो ये एल्कीन और ऑल वाला नहीं है। और ये तीसरा चौथा क्या लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अम्ल। इसमें हमने पढ़ा था एल्कीन प्लस O2, बिल्कुल सर। तो हमने क्या देखा कि जो सर तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो है वो सहजातीय नहीं है। तो सही जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपसे ये पूछा है कि एथेन में कार्बन कार्बन का होमोलिटिक फ्यूजन एक माध्यमिक देता है जिसमें कार्बन है। होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एथेन गिव एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज। यानी आपसे यहां पर ये क्या पूछना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है वो संकरण, बोले तो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और वो प्रश्न इसने सीधा नहीं पूछ करके थोड़ा सा घुमाया है। तो हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में। हमें पता तो होना चाहिए उसने इथेन को लिंक किया है किससे, इंटरमीडिएट से। तो ध्यान रखना, रिएक्शन के अंदर जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी जब भी क्रियाकारक या अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, तो बीच में यानी उत्पाद के बनने से पहले एक अस्थायी क्या बनती है, एक स्पीसीज बनती है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती। नाम से चुना है, नाम से ही क्लियर है, मध्यवर्ती यानी मध्य में आने वाला, किसके, क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य। तो उन प्रजातियों को हम बोलते हैं क्या, मध्यवर्ती। तो आपसे इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन पूछने वाला है, जो कि टॉपिक आपके लिया गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पहले बात करते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, फिर उसके बारे में बात करेंगे क्या कि ये क्वेश्चन जो है वो किस आधार पर हम हल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारा जो आज का जो नया और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, किसके बारे में, बंध विभाजन। किसके बारे में, बंध विभाजन, बोले तो इंग्लिश में बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन के बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं। बंध विभाजन, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन भी आप कह सकते हैं, और हम इसे कह सकते हैं बॉन्ड क्लीवेज। कितने प्रकार का होता है सर, ये आपके होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है ये, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है समांश विखंडन। कौन सा होता है, समांश विखंडन या फिर विभाजन, है ना। एक होता है समांश और एक होता है विषमांगी विषमांगी विभाजन। यानी विभाजन इसमें क्या होगा, विषम होगा, बोले तो बराबर नहीं होगा, विभाजन। सर हिंदी में बता दिया है, आप इंग्लिश में भी बता दीजिए। तो इंग्लिश में बिल्कुल लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, क्या इसे बोलते हैं हम, क्या, होमोलिटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन। और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, दैट इज योर हेट्रोलिटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो सर अब थोड़ा सा बता दीजिए कि दोनों चीजें होती क्या है। तो देखो नाम में ही छुपा है समांश विखंडन, समान विखंडन। होमो मीन्स होता है सेम, है ना। सेम कैसे, ध्यान रखना, जब भी बंध का विखंडन अगर वो समान रूप से हो तो हम उसे क्या कहेंगे, वो आपका कहलाएगा क्या, समांश विखंडन। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाऊं, क्या ले, हम अगर एक एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में कोई एक AB कंपाउंड है, क्या है,
ए और बी। मैंने कहा इसके बीच में ये जो दिख रहा है आपको क्या है, बॉन्ड है। इसको क्या करिए, विभाजित करिए या इसको बॉन्ड को क्लीव करिए। तो इसका क्या तरीका हो सकता है कि सर या तो हम इसको जोर जबरदस्ती तोड़ दें या हम लोग इसको एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के आधार पर तोड़ें। यह हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां जो विखंडन होगा वो कैसा होगा आपका, समान रूप से होगा। कैसा होगा, समान रूप से, यानी हम इंग्लिश में कहें तो इक्वली होगा। कैसा होगा, इक्वली, यानी ये बॉन्ड जो होंगे वो आपके क्या होंगे, इक्वली क्लीव्ड होंगे, यानी ये उत्पाद के रूप में बनाएगा क्या। और आपको पता है जब भी बंधों का क्लीवेज या फिर विखंडन समान रूप से होता है तो जो उनके मध्य बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बराबर टूटते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ और उसका उसकी तरफ, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये साइड आ जाएगा और ये लेकर के अपना अलग हो जाएगा। और इस तरह की जो स्पीसीज आपको पता है अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान मिलती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं हम इसे, फ्री रेडिकल। इससे क्या कहा जाता है, इसके उत्पाद को कहा जाता है। और इसके अंदर किस तरह से विखंडन होता है तो देखिएगा, इसमें विखंडन कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है ए और बी, क्या दे रखा है, ए और बी, और यहां पर आपसे क्या करवा रहा है, बॉन्ड का क्लीवेज करवा रहा है, बॉन्ड फिजन करवा रहा है, बंध विखंडन करवा रहा है। तो यहां ध्यान रखना, यहां जो बंध विखंडन होता है, बॉन्ड फ्यूजन होता है, वह समान नहीं होता। क्या नहीं होता सर, वह समान नहीं होता। तो सर वो कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा वो होता है हमारा असमान। कैसा होता है वो, असमान, यानी ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, अनइक्वली क्लीव्ड होते हैं। कैसे, अनइक्वली, यानी इक्वली क्लीव्ड नहीं होंगे। पार्शियल चार्ज या तो उस स्पीशीज के पास में या इस परमाणु के पास या फिर उस परमाणु के पास में क्या हो जाएगा, स्थानांतरित। और ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता के आधार पर। जिस तत्व की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो ध्यान रखना विद्यार्थियों क्या, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्योंकि हमको पता है विद्युत ऋणता का तात्पर्य ये होता है कि दोनों परमाणुओं में से किसके पास अधिक बंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या है, प्रवृत्ति है। क्या है, प्रवृत्ति। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, वो हमारा क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और हमें यह चीज पता है कि कोई भी केमिकल स्पीसीज, कोई भी परमाणु अगर सामने वाले का कोई भी आवेश, चार्ज अगर वो अपनी तरफ खींच लेता है तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है, यानी नेगेटिव चार्ज आता है। और कोई स्पीसीज, कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर क्या आता है, धनात्मक आवेश आता है। तो सर ये हमको कैसे याद रहेगा, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कैसे, कि आप जब भी मंदिर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं सर, मंदिर में चले जाते हैं कभी कभार, है ना। तो मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं, दान पेटी में कुछ पैसे दान करते हैं। तो हमें आपको पता है कैसी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है ना। और मान लो अगर आप किसी से उधार लेते हो तो क्या आती है आपको, एकदम नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार उसके पैसे उधार है, उसके पैसे मेरे ऊपर उधार है। तो वैसे ही कंसेप्ट हमारे इन परमाणुओं का और एटम्स का भी होता है। क्या होता है कि अगर मान लो वैसे ही अगर कोई परमाणु अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। और अगर कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन, अगर कोई परमाणु या एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है सामने वाले स्पीशीज का, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, आवेश आएगा, वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बात सिर्फ रटने वाली नहीं है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिफरेंस का है। किसका है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस का। सर ये क्या चीज है, ये अंदर की बातें हैं। हम लोग अभी सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वो आवेश खींचेगा, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब उसके ऊपर क्या होगी, ऋणात्मकता आएगी, है ना। तो मैंने अगर सपोज कहा, अगर आपको यहां पर एक केस दिया, उस केस में मैंने आपको कहा कि आप बच्चों मानकर चलो कि En की वैल्यू B की क्या है, अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, A से, यानी ये बहुत ताकतवर है। तो ताकतवर है तो सर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ताकतवर इंसान क्या कर सकता है, सिर्फ सामने वाले का हक छीनने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो छीनने से बनेगा क्या, एक ऋणात्मक आवेश इस पर आएगा और इस पर बेचारे के पास में, ये गरीब इंसान, इसके पास आएगा क्या, धनात्मक। इससे हमें एक नई चीज और सीखने को मिली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, आपको बार बार मुक्त मूलक, इंग्लिश में फ्री रेडिकल्स, आयन, धनायन, कैटायन आपको सुनने को मिलता है, लेकिन हम उसे रिलेट नहीं कर पाते। ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड फ्यूजन हो, बॉन्ड का क्या हो, विखंडन हो, और अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मुक्त मूलक देखने को मिल रहा है, तो समझ जाना कि उसमें कौन सा विखंडन हुआ होगा, समांश विखंडन। ये हम लोग आपके लिए, जब हम जो आपका टारगेटेड बैच होगा
उसके अंदर जब आपके लिए क्लासेस लाएंगे तो इसका पूरा कंसेप्ट हम लोग वहां पर क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें उस क्लास के अंदर जरूर ज्वाइन करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए हम इसे इतना ध्यान रखते हैं कि बंद विभाजन में क्या होता है, समांश के अंदर ये ध्यान रखना, उत्पाद के रूप में, किसके फॉर्म में, एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद, है ना। तो ध्यान रखना, उत्पाद के फॉर्म में अगर आपसे कोई भी पूछे कि उत्पाद के रूप में समांश विखंडन में, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में सीधा आता है कि जब भी समांश विखंडन हो तो मध्यवर्ती के रूप में निर्माण होता है। ऑप्शन आ जाएगा, आयन आ सकता है, धनायन आ सकता है, ऋणायन आ सकता है और मुक्त मूलक आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सर इसके अंदर हमेशा किसका निर्माण होता है, तो ध्यान रखना किसका, आयन का। यानी बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमेशा फ्री मतलब होमोलिटिक क्लीवेज या फिर हमारा क्या हो, समांश विखंडन हो तो उत्पाद के रूप में सिर्फ किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलक का। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है ना। और वैसे ही अगर आपसे पूछे कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज यानी विषमांगी विभाजन के अंदर उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, तो हम क्या कहेंगे, आपको पता ये जो है वो क्या है, आयन है। क्या है, आयन, है ना। तो इसमें आयन का निर्माण होता है, यदि ध्यान रखना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर हमारा कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, इन विभाजन बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर लिया गया है। अब चलिए हम आते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। उसने आपसे पूछा था कुछ इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट आपने समझ गए, है ना। हमने जो यहाँ बात की वो इंटरमीडिएट्स थे, ये सभी क्या होते हैं, इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती बनते हैं, है ना। ये भी हमारा क्या है, मध्यवर्ती है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटरमीडिएट्स के बारे में और उनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिख लेते हैं, ताकि क्या होगा, हम डायरेक्ट देख करके उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हिट कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो इंटरमीडिएट्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल, तो ध्यान रखना इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है ना। और सपोज करिए आपके पास अगर कार्बोकेटायन है तो उसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपके पास होता है कौन सा, वो होता है आपका क्या, sp3। और अगर मैं कहूँ अगर आपके पास है क्या, कार्ब एनायन, तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका है ना, इसके अंदर sp2 होता है। क्या होता है, दिस इज योर sp2 और इसमें होता है हमारा क्या, sp3, है ना। और इसके साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, कार्बन हीरा। क्या है ये, एलोटॉप्स ऑफ कार्बन का भाग है। इसमें भी अगर आपसे कोई संकरण पूछे तो हम क्या कहेंगे कि सर इसमें जो संकरण होता है वो क्या होता है, ये भी हमारा होता है sp3। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर ग्रेफाइट में क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे सर उसमें होता है हमारा sp2। ये आपका हो गया क्या, डायमंड, ये हो गया आपका ग्रेफाइट, ये हो गया हमारा क्या, ग्रेफाइट। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हम जब हीरा लिखते हैं तो आपको पता है कुछ ऐसे बनाते हैं, तो इसको रिलेट करिए, देखो 3 टाइप कुछ दिख रहा है, किस तरह का दिख रहा है, कुछ 3 की तरह। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3। और ग्रेफाइट के अंदर आप इसको देखिए ये 2, इसको रिलेट करेंगे किससे, 2 से, तो इसका जो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp2। तो ध्यान ना, ये कुछ हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स थे जिनका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट प्रश्न हमारे प्रश्न एग्जाम्स के अंदर आता है। तो देखिए और इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर लीजिए, ताकि जब भी प्रश्न इसके ऊपर आधारित आए तो हम उसे क्या कर सकें, हल कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या था, उसने कहा इथेन में, सर इथेन क्या होता है, हमको पता है कि सर हमारा इथेन जो होता है वो होता है CH3 और CH3, है ना। कैसे, ये C, ये आपका CH3, ये हमारा क्या होता है सर, एथेन होता है ना। दिस इज योर आवर इथेन, है ना। अब उसने क्या बोला, समांगी विखंडन। सर अभी हम पढ़ कर के आए हैं, ये तो बहुत ही मजा आ गया। क्या कंसेप्चुअल क्लास थी सर, हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा कि जब भी समांश विखंडन होता है तो क्या होता है, बॉन्ड का इक्वली क्लीवेज देखने को मिलता है। इसका मतलब सर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ और ये लेकर के अपनी तरफ। मजा आ गया सर, क्या आ गया है, मजा। क्यों आ चुका है, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा, हम मध्यवर्ती को जान चुके, हम इंटरमीडिएट को जान चुके, हम उसके ऊपर आधारित हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी आ चुके हैं कि सर उनके ऊपर आधारित प्रश्न भी बनता है। तो बता दीजिए फटाफट, हमने अभी जस्ट नोट किया कि इस स्पीसीज के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हमारा कौन सा, sp2। कौन सा होता है, sp2। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक, ये है ना। चलते हैं, अब आता है हमारे सामने एथिलीन में बंद होते हैं
एथिलीन possesses, मतलब इसके पास में क्या है, आपसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स, है ना। तो मैं आपको यहां समझाता हूं कि इसके पीछे का जो छुपा हुआ कंसेप्ट है वो क्या है। तो ध्यान रखना, बंध जो होते हैं वो सामान्यतः दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ये हम पढ़ेंगे कब, जब हम लोग क्या लेंगे, अपने कंसेप्चुअल क्लासेस लेंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे, है ना। तो वहां हम लोग देखेंगे कि क्या कि सर जो बंध होते हैं वो सामान्यतः दो तरह के देखने को मिल सकते हैं। सर कौन कौन से, एक ध्यान रखना आपके पास में कौन सा होगा, एक आपको देखने को मिल सकता है सिग्मा बंध। कौन सा बंध, सिग्मा, है ना। कौन सा देखने को मिल सकता है, वो हमारा बंध जो है वो हमारा होगा क्या, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा हमने नाम सुना होगा क्या, पाई बंध। इसे इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज योर पाई बॉन्ड। सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना, इसको इससे और इसको इससे। आपने पढ़ा होगा जब भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है ना, तब हम लोग इस तरह के बॉन्ड्स को देखते हैं कि सामान्यतः अतिव्यापन से क्या बनते हैं, बंधों का निर्माण होता है। तो सर बंध कैसे होते हैं और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आते हैं हमारे कंसेप्ट की ओर। कैसे निकालते हैं, तो आप एक तरफ लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या, बंध। क्या लिख लेंगे हम लोग सर यहाँ, बंध, या बोले तो बॉन्ड। और एक तरफ लिख लेंगे क्या, सिग्मा या पाई बॉन्ड के नंबर, या फिर सिग्मा या पाई बॉन्ड की संख्या। सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर्स आप इसके यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे सर, क्लासीफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब सेपरेट कर लेंगे और हम लोग इसको सारणी के रूप में लिख लेंगे, ताकि हमको क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है ना। तो सपोज करो कि किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में अगर, मतलब उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड या फिर एकल बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके मध्य सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना, एक। और इसको गिनेंगे कैसे, इस तरह से उसके ऊपर उसको प्रदर्शित कर देंगे, गिनने में आसानी होगी। दूसरा सर क्या, कि अगर कभी भी किन्हीं की दो के बीच में, दो परमाणु या दो परमाणुओं के बीच में क्या हो, डबल बंध हो, तो ध्यान रखना हमेशा उसके अंदर एक सिग्मा व एक पाई बंध होता है। क्या होता है, एक सिग्मा व एक पाई बंध। और अगर मैंने कहा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, या दो परमाणुओं के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको एक सिग्मा व दो पाई बंध देखने को मिलेंगे। इनको कैसे काउंट करेंगे, जब भी आपको बॉन्ड्स दिखे तो एक तरफ सिग्मा, एक तरफ पाई लिखेंगे, एक तरफ सिग्मा और दूसरी तरफ दो पाई। दो पाई क्या लिखेंगे, दो पाई, ना कि चार पाई। चार पाई हिलती रहती है, चार पाई इधर उधर जा सकती है, वैसे ही चार पाई के हिसाब से हमारे देखें तो पाई भी यहाँ क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बदल रहे हैं। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, बंधों के आधार पर भी क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, यानी बंध भी हमको, यानी बॉन्ड भी हमको काउंट करने पड़ सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं या फिर पाई बॉन्ड कितने हैं। तो चलिए आते हैं हमारे प्रश्न की तरफ कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। उसने पूछा एथिलीन में बंधों की संख्या है। तो सर एथिलीन में बंध आएंगे कहाँ से, जब हम निकालेंगे, तो देखिए हम काउंट करते हैं कैसे, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो अब एथिलीन होता क्या है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो एथिलीन के ऊपर आते हैं। एथिलीन क्या है, सी डबल बॉन्ड सी और एच, सी डबल बॉन्ड सी, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। अब फटाफट सभी लोग क्या करेंगे, बंध गिनेंगे मेरे साथ। ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सर एक सिग्मा एक पाई। और देखो पीछे से मेरे पास आवाज आ रही है, बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे सर अभी आपने बताया था क्या कि सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आ गए कितने, 5, और पाई आ गया हमारे पास कितना, 1। अब इसके आधार पर आप क्या कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। बिल्कुल 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, यानी हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 5 सिग्मा व 1 पाई बंध। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि सर बंध भी हम काउंट करके क्या कर सकते हैं, उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नोट कर लीजिएगा इसे और लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, है ना। अब प्रश्न आता है क्या कि 1,3 ब्यूटाडाइन में होता है 1,3 ब्यूटाडाइन हैज। तो फटाफट मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और उसके ऊपर बंध की संख्या गिन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सर इसके अंदर इसका नंबर क्या होगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब, 30 सेकंड आपके पास में है।
और बाकी बच्चे जो भी हमारी क्लासेस देख रहे हैं, वो अगर आपको क्लासेस कंसेप्चुअल लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं और हमारी मेहनत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, और आप बच्चे क्या करेंगे, तब तक जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनके अलावा जो भी बच्चे वो क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे साथ में सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, बच्चों का उत्तर आने लग गया है और देखते हैं क्या है आंसर इसका। तो इसे आइए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमने कहा है 1,3 ब्यूटाडाइन। सर मुझे नहीं आता, तो देखो हमने कहा हम सिखाएंगे कैसे। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। क्या होता है? 4 कार्बन। कोई चीज़ हार्ड लगे तो उससे क्या करेंगे, हम तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे, है ना। 4 कार्बन ब्यूट हो गया। सर उसने क्या बोला है, डाईइन। सर इन कितनी, डाई, और कहाँ, 1 और 3 के ऊपर नंबरिंग कर लेंगे कहीं से भी, 1 2 3, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियात्मक ग्रुप जो ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके आधार पर हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। अब उसके आधार पर हम क्या कर देंगे, नंबर डाल देंगे 1,3। ये तो हो गया आपका 1,3 ब्यूटाडाईइन। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी यानी संयोजकता को क्या करेंगे, आराम से एडजस्ट करेंगे। यानी ये हो गया हमारा इसकी वैलेंसी यानी का संयोजकता होगी 4, 1 2 3 4। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 H, यहाँ भी आ जाएगा 1 H, यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 2 H। अब इसके बाद तो कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, फटाफट गिनिए मेरे साथ। यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा 1 पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, और एक यहाँ सिग्मा और एक यहाँ सिग्मा। गिनती तो हमें सभी को आती है, फटाफट गिनती करिए और हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी सर 9 जो हमारे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सिग्मा बंद आ रहे हैं। क्या आ गए हमारे, सिग्मा बंद। और पाई कितने आ गए, 2 हमारे आ गए क्या, पाई बंद, है ना। ये आ गए हमारे क्या, 2 पाई बंद, मतलब होता है इंग्लिश में क्या, दिस इज योर बॉन्ड। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 9 और 2 कहीं दिख रहा है क्या, 2 3 3 2 3 1 नहीं। इसका मतलब जो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 4, नन ऑफ दीज। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की और। चलिए नया प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है कि एक यौगिक में सभी ठीक कोण कितने हैं, 109 डिग्री व 28 मिनट। तो x होगा, क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड इन कंपाउंड x ऑल द बॉन्ड्स एंगल, क्या बोला उसने एक शब्द, एग्जैक्टली कितना, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। देन द कंपाउंड x, ध्यान रखना ये हैलोजन नहीं है, क्योंकि हर बार चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है ना। तो वैसे ही हर बार हर जगह x जो होता है वो हैलोजन नहीं होती, तो उस हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ जो x है ये हमारा क्या है, एक अननोन कंपाउंड है। क्या है, एक अननोन, जो आपको फाइंड करना है वो है x, है ना। तो फटाफट बताइए मुझे कि इसके अंदर क्या होगा। चलिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्या है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो आइए बात करते हैं इसके कंसेप्ट के ऊपर, है ना। तो इसके कंसेप्ट पे बात करते हैं, एक स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक कंसेप्ट जो है वो क्या है। तो ये जो कंसेप्ट है यानी जो प्रश्न है ये आपके आया है बॉन्ड एंगल व हाइब्रिडाइजेशन के बीच में, यानी हम कह सकते हैं कि संकरण, या इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। चलिए हिंदी में ही लिख लेते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन और बंद कोण। बंद कोण, बंद कोण क्या होता है, ये होता है आपका बॉन्ड एंगल। बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, सभी का साथ सभी का विकास, है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग संकरण और यहां लिखेंगे क्या, बंद कोण। तो देखिएगा अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले, क्या, sp, क्या देखने को मिले, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखने को मिले, तो ध्यान रखना यहां पर जो आपका जो बंद कोण होगा, कितना होगा, बंद कोण होगा वो आपका होगा कितना, 180 डिग्री। कितना होगा सर, 180 डिग्री। और अगर आपका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, तो हमारा जो बंद कोण होगा वो होगा कितना, 120 डिग्री। क्या, मात्र 120 डिग्री। अब बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड के बारे में, यानी sp3 जब भी होगा तो ध्यान रखना आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री व 28
मिनट। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 चेक करना है किसके अंदर है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। तो देखते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, इनमें से आपसे पूछा है। सबसे पहले हमें इसके सूत्र पता होने चाहिए। क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CHCl3। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CCl4। क्लोरोमीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CH3 और Cl। और आपका जो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? CHI3। I3, अरे I3 मतलब समझ में आई? I3 क्या मतलब क्या है? अब इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और हाइब्रिडाइजेशन निकालिए कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको छोटी सी टिप देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 तभी होता है जब उनके कार्बन के आसपास क्या हो, सिर्फ सिंगल बंद हो। तो देखिए इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, उसके आधार पर आप देखिए कि सर इसमें किसके आसपास सिंगल बॉन्ड है, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, है ना, जैसे क्लोरोफॉर्म की फॉर्मूला क्या हो गया? C, अरे ये कलर विजिबल है ना, सभी को विजिबल है ना? तो CH क्लोरोफॉर्म, CHCl3 है ना, ये तो क्लोरोमीथेन हो गया। C ये हमारा हो गया क्या? क्लोरोफॉर्म। दूसरा हमारा हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। अब तीसरा हमारा क्या हो गया? क्लोरोमीथेन, है ना, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। और चौथा हमारा हो गया क्या? आयोडोफॉर्म। ये हो गया हमारा क्या? आयोडोफॉर्म। अब सर सभी कार्बन जो है वो क्या है? एकल बंध से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? एकल बॉन्ड से, यानी सिंगल बॉन्ड से घिरे हुए हैं। तो सर इसमें हम पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा? तो मैंने आपको क्या कहा था कि उसके लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो सभी का sp3 है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। अगर आपको ठीक 109 डिग्री 28 मिनट बोला है तो हम क्या देखेंगे कि किसी परमाणु यानी कार्बन के आसपास सारे के सारे कैसे होने चाहिए? सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम परमाणु होने चाहिए, ताकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो। तो बॉन्ड एंगल भी क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। वहां पर कोई भी बाहरी तत्व यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई नहीं होंगे, तो बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होगा। तो हमको सर एकमात्र एक ही ऐसा सहारा दिख रहा है जिसके आसपास क्या है? बॉन्ड सेम एलिमेंट हैं, क्लोरो 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 क्लोरो। हमारा आंसर क्या होगा? अब कोई भी बच्चा आंख बंद करके जवाब दे सकता है, क्या आंख बंद करके देना, लेकिन सवाल का जवाब सही। तो वो क्या होगा हमारा? दैट इज योर कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? आपके होमवर्क के बारे में। किसके बारे में? होमवर्क। सर सब कुछ अच्छा लगता है, बस ये एक ही शब्द अच्छा नहीं लगता है। क्या? होमवर्क। क्यों? क्योंकि इसमें करना पड़ता है सर काम, और हम तो वैसे भी काम करते ही नहीं हैं, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और फिर हम देखते हैं कि वो उन बच्चों में से जो आपने आंसर दिए हैं उनमें से किसका सही आंसर है। करना कुछ नहीं है, निम्न संरचना का IUPAC नाम क्या है, या व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन, या फिर फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको IUPAC नाम बताना है, जो कि आपके परीक्षाओं के अंदर सीधा प्रश्न IUPAC नोमेनक्लेचर से आता है। हम करते हैं हमारी आज की कक्षा को, क्लास को समाप्त। आई होप आपको हमारी जो क्लास है वो कंसेप्चुअल लगी होगी, क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, और ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम की परीक्षा यानी जो आपकी परीक्षा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके अधिकतम प्रश्न जिन टॉपिकों से पूछे जाते हैं उन्हें मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सभी हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा करिए। और जो विद्यार्थी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मतलब कृषि संकाय से जुड़ना चाहते हैं तो शीघ्र ही एडमिशन ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दे रखे हैं। आप ऑनलाइन के मतलब फ़ोन करके भी क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं और जल्दी से एडमिशन ले सकते हैं। आपकी कक्षाएं जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, प्रारंभ हो चुकी है। आई होप आप सभी को हमारी क्लास
बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे पार्ट 2 टॉप कंसेप्ट्स पार्ट 2 के अंदर, जहां हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।